सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एक बार फिर अक्टूबर आ चुका है नाजरीन, और जलसे जुलूस और एहतजाजों का ये मौसम है। 1 अक्टूबर हमने देखा था जब JUIF की जानिब से अक्टूबर में एक लॉन्ग मार्च किया गया था, तहरीक चलाई गई थी जिसकी सरबराही मौलाना फजल रहमान कर रहे थे और अपने कारकुनान को वो सड़कों पर लाए थे। कई दिन तक उन्होंने एहतजाज किया और अब मौलाना फजल रहमान साहब ने ठान ली थी कि वो इस्तीफ़ा लेकर ही दम लेंगे, मगर उनको इस्तीफ़ा नहीं मिला और बिल आखिर वो लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया गया। अब वो धरना रोका गया या फिर रुकवाया गया, ये तो मौलाना साहब ही बता सकते हैं। अपोजिशन की जानिब से कायम करदा PDM का सरबरा इत्तेफाक राय से मौलाना फजल रहमान को ही बनाया गया है और PDM की जानिब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। मगर पहला जलसा कब होगा? अब तक तीनों जमातों का 3 डेट्स पर डेडलॉक बरकरार है। PDM की जमातों में पहले जलसे पर इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं हो पा रहा। क्या ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा? क्योंकि ये वही जमातें हैं नाजरीन जो माजी में एक दूसरे पर तनकीद करती रही हैं। दूसरी जानिब ये भी देखना है कि क्या PDM आवाम को हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर लाने में कामयाब क्या हो पाएगी। और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन का सिर्फ एक ही मकसद है कि उन्हें NRO दे दिया जाए। क्या अपोजिशन वाकई NRO की खातिर सब कुछ कर रही है और क्या वज़ीर आज़म उनको NRO दे सकते हैं? और अब आज भी कुछ हम बात करेंगे। मुकदमात मज़ीद भी दर्ज हुए हैं, ख़ासतौर पर जो NAB एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ है उसमें मालम जब्बा के हवाले से भी इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। जो अपोजिशन का ये एतराज़ कि मालम जब्बा के हवाले से, BRT के हवाले से को बात ही नहीं की जाती, NAB उस केस को दें, तो अब ये भी मामलात शुरू हो गए हैं। खैर, असल सवाल ये है आज का मेरा कि ये जो एहतजाज करने जा रही है अपोजिशन, इसका हासिल वसूल क्या निकलेगा? क्या अगर एहतजाज का एजेंडा आवाम के लिए है, महंगाई के ख़िलाफ़ है, तो क्या ये एहतजाज करने से महंगाई कम हो जाएगी या फिर अपोजिशन अपनी ही सियासत बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है? मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मैं तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में, कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे खुर्रम परवेज़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कैसर अहमद शेख साहब मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। शौकत बस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि पहले भी आपने कई दफ़ा कहा कि बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए, ये तो अपोजिशन का काम है, आए एहतजाज करें, लेकिन असल सवाल ये कि अगर ये एहतजाज वाकई आवाम के लिए, आवाम की खातिर है, इस महंगाई के ख़िलाफ़ है, तो क्या कुछ हासिल हो पाएगा? पहली बात ये कि मुझे बहुत अफसोस है कि लोगों ने, वोटर्स ने, आम आदमी ने और हम लोगों ने जो तवक्कुआत लगाई थी मौजूदा हुकूमत से, उसके आने से पहले, और जो गाने गाए जाते थे तब्दीली आई रे, तो उसने मायूस किया, बहुत बुरे तरीके से मायूस किया। उनकी ज़ीरो डिलीवरी हुई है। वो हमेशा इस तरह कहते हैं टेक ऑफ हो रही है, भाई अभी टेक ऑफ हो रहा है। हाँ। तो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यार खुदा करे क्रैश लैंडिंग करो, टेक ऑफ नहीं करो, ये बहुत गिरने वाली चीज़ है। इस हुकूमत ने लोगों का जीना दो भर कर दिया है, लोगों की खाल उतार ली है और इकनॉमी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है और सारी की सारी तरक्की के इंडिकेटर्स माइनस में चले गए हैं। और फिर हम जो है वो कौन सी तवक्को रखें इनसे, किस बात की? यानी इंडिया ने अमलन कश्मीर पर कब्जा कर लिया, अमलन उसने वो आर्टिकल जो कश्मीरियों को खुद मुख्तारी देता था उसको ख़त्म कर दिया। कश्मीर में आबादकारी का सिलसिला शुरू हो गया। आप साल में एक तकरीर करते हैं यूनाइटेड नेशन में और उसमें बड़ी शानदार बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद अमलन क्या करते हैं? अभी तक कोई चीज़ नहीं हुई है सवाए बयानबाजी के। दुनिया के किसी एक मुल्क में जाकर हमारी हुकूमत ने कश्मीरियों की नुमाइंदगी नहीं की और ना ही कश्मीरियों को कहा कि भाई आओ हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कश्मीर कॉन्फ्रेंस करते हैं और दोनों हिस्सों के कश्मीरियों को साथ मिलाते हैं। ना ऐसा कोई काम किया है, ना दुनिया के बड़े ममालिक में जाकर, जो बड़े दारुल हुकूमत हैं उनमें जाकर उन्होंने कोई अपना ऐसा फोरम कायम किया है जो कश्मीरियों के मसले को पेश करे। ना बीजिंग में, ना मॉस्को में, ना लंदन में, ग्राउंड तो सेट करके, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दिया है हुकूमत ने, लेकिन अब अपोजिशन क्या करेगी? मैं ये कह रहा हूँ कि अपोजिशन तो बहरहाल हुकूमत का मुतबादिल होती है ना।
जब हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो जाए, कम से कम ये तो कह सकते हैं कि यार इनकी साबका दौर में वो तो नहीं थी, महंगाई तो नहीं थी, इस तरह लोगों की खाल तो नहीं उतारी जाती थी कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें जीरो हो जाएं, यानी बिल्कुल माइनस में चली जाएं, और लोग कह रहे होंगे आए हमसे उधार ले जाएं, बरसों के उस पर ले लें। लेकिन ये कहनी उन्होंने उस वक्त इन्होंने पाबंदी लगा दी इंपोर्ट पर, ऑयल इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी। खुदा के वास्ते यार क्या करते हैं आप? यानी इस तरह के फैसले किए गए और पेट्रोल माफिया के साथ रातों रात कौम को 30 अरब का टीका लगाकर और अचानक बढ़ा दी गई। और चीनी का जो स्कैंडल है वो सामने है, आपके सामने किस तरह से चीनी के लोगों को किस तरह नवाजा। लेकिन आप ये कह रहे हैं, आपकी बात का, आपके तज्जिए का लुब्बे लुबाब ये है कि हुकूमत ने तो अपोजिशन को खुद जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी है कि आए और हमारे खिलाफ खेलें, लेकिन अब फायदा क्या होगा, ये मेरा सवाल है। कैसर अहमद शेख साहब, अब आप लोगों के खिलाफ तो गद्दारी के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, किस तरीके से अपोजिशन कर रही है प्लानिंग कि आप लोगों की अभी तक डेट भी डिसाइड नहीं हुई कि जलसा करेंगे, एहतजाज करेंगे, कब करेंगे ये अलग बात है, लेकिन किस तरीके से करेंगे कि वाकई तन हुकूमत को टफ टाइम दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगारी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, बड़ी, क्योंकि सीनियर हैं हमारे, और बड़ी ही पर्टिनेंट बातें उन्होंने की। देखिए अभी तो एक तहरीक का हमने इफ्तिताह किया, आज जरदारी साहब ने कहा अभी तो बिस्मिल्लाह हुई है, तो अभी से घबराहट का ये आलम है कि सारे वजीर लग गए हैं, बजाय कि वो मुल्क के मामलात पे कोई गौर करें, कोई कैबिनेट मीटिंग में जो महंगाई हो रही है, जो बेरोज़गारी हो रही है, जो रात चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं और आम आदमी परेशान है, और जो इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी और 50 लाख घर बनाने थे, उसकी जगह पे मिलियन लोग बेरोज़गार हो गए हैं। और हम जब अपने हलकों में जाते हैं तो हमें वो कहते हैं, मजदूर कहते हैं कि हमें दिहाड़ी नहीं मिल रही। कैसर साहब क्या हो गया हमें एज एन MN, वहाँ पे मैं अपने हल्के में चंडोट में जाता हूँ तो लोग मजदूर, तो मुझे इन हालात में अच्छा ये पोजीशन की तरफ सब कोई गिरफ्तारियां कर रहे हैं सब। लेकिन कैसर अहमद शेख साहब, महंगाई तो बहुत अरसे से है ना, बात क्यों खामोशी तोड़ी, ये सवाल अहम है कि 10 माह बाद ही क्यों मियाँ साहब ने खामोशी, बल्कि उन्होंने 2 साल बाद खामोशी छोड़ी, और मरियम नवाज इतने महीने तक खामोश रहीं, 10 माह तक उनका ट्विटर खामोश रहा, वो खुद खामोश रहीं, तो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत थी वो ये सब कुछ खामोशी के साथ क्यों देख रही थी कि लोगों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, इतनी महंगाई हो रही है, आप लोग पहले इकट्ठे क्यों नहीं हुए? एक बीच में जो गैप आया वो क्यों आया? मैं आती हूँ आपकी जानिब, ज़रा यही सवाल मैं खुरम साहब की जानिब लेके जाऊँगी। खुरम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात ज़रूर की, लेकिन जहाँ तक मुत्तहिद होने की बात थी अपोजिशन को, एहतजाज, जलसे, जुलूस, एक खामोशी थी। फिर सेनेट में जो कुछ होता रहा, कौमी असम्बली में जो कुछ होता रहा, वहाँ पर ऐसा लगा नहीं कि आप लोग हुकूमत को कोई टफ टाइम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी, आपने मौका दिया। देखें जी, अगर हम माजी की बात करें तो ये बात बहुत मीडिया पे भी डिस्कस होती थी और कहा जाता था कि अपोजिशन मुत्तहद नहीं हो रही। अब उसके जो भी रीज़न से ज़ाहिर है, ये बात जहन में रखें कि अलग अलग सियासी जमातें हैं और इलेक्शंस भी हमने एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही लड़ने हैं मुस्तकबिल में भी। तो टाइम लगा इस सारी मूवमेंट को और सारी जमातों को एक पेज पर लाने के लिए। और अब जब हम आ गए हैं एक पेज पर तो भी चीज़ रिलेवेंट हो गई है कि माजी में कौन साथ था नहीं था, मौलाना साहब जब आए तो किसने किस हद तक पार्टिसिपेट किया, हालांकि उस वक्त भी एक हद तक सब लोग साथ ही चल रहे थे। लेकिन अब आप कह रहे हैं सब साथ हैं, अभी तो एक डेट पर इत्तेफाक नहीं हुआ, अभी तो 18 तारीख पर आप लोगों ने एतराज़ कर दिया है, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि सब साथ हैं? मेरी गुजारिश अगर सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लेना जी। तो अब जब PDM का एक प्लेटफॉर्म बना और सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, तमाम बड़ी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आई, तो एक लर्जा तारी है, एक घबराहट है, एक कन्फ्यूजन है, क्योस है हुकूमत के रैंक्स में। और वो आए दिन जो है वो इस तरह वो जो बयान है वो ये साबित कर रहे हैं कि उनका चल चलाव का वक्त आ गया है। जहाँ तक आपने बात की तो स्टीयरिंग कमेटी इसीलिए बनाई गई है, ये बात ध्यान में रखें। जो PDM की स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है वो इन्हीं मामलात के लिए, और अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उसकी मीटिंग जारी है जिसमें मामलात तय होने। अब देखें ना, एक पहले था जलसा 11 तारीख को, लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि फजलुर रहमान साहब ने भी अपना एक जलसा रखा हुआ था कुछ दिनों बाद, तो उसको कंबाइन करने के लिए डेट चेंज की गई। अब जब आप 18 अक्टूबर की बात करते हैं तो आप को ये बखूबी इल्म है कि सानिया कारसाज 18 अक्टूबर को हुआ था, और हमारे नहीं, मुझे बताएं, ये तो हमें ही पता है ना, तो क्या ये स्टीयरिंग कमेटी को नहीं मालूम कब जब कोई डेट डिसाइड होती है, तो क्या ये आपस में मुशावरत के बाद डिसाइड नहीं होती?
वही मैं ये कह रहा हूँ ना कि तभी इजलास जारी है स्टीयरिंग कमेटी का, लेकिन उसमें 18 तारीख के हवाले से साना कारसाज के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हर साल अपनी एक गैदरिंग करती है, जलसा होता है, रैली होती है, चेयरमैन साहब उसमें तशरीफ़ लाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि अगर मज़ीद 1-2 दिन आगे पीछे कोई डेट होती है तो उसमें ये तासुर दिया जाए कि कोई ये इतफाक नहीं हो रहा या ये मुत्तहद नहीं है। नहीं, ये बात करने का ना हुकूमत को मौका मिलता है, ये तासुर कोई और नहीं दे रहा, हुकूमत दे रही है कि आप लोगों में इत्तेफाक ही नहीं है, इसलिए डेट ही नहीं डिसाइड हुई। हुकूमत ने तो ज़ाहिर है बयानबाजी करनी है, हुकूमत ने तो यही कहना है, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे सिर्फ पहली जो एक मीटिंग हुई है जिसमें अनाउंस किया गया है अलायंस, उसी से हुकूमत पे लर्जा तारी है और इंशाअल्लाह ताला 3-4 महीने की बात है, खातिर जमा रखें, अच्छी खबरें मिलेंगी आपको। चलें, पॉइंट टेकन। बसरा साहब, आप लोग इतने परेशान हो गए इनकी एक मीटिंग से कि आप लोग इस तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज आके करते हैं, रोज बयान देते हैं, वफाकी वज़रा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं आजकल। जी बसरा साहब, बसरा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? बसरा साहब, आप लोग इतने बौखला गए हैं, आप लोग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एक मीटिंग क्या करी ऑपोजिशन ने, आप लोग की तो डेली न्यूज कॉन्फ्रेंस होती है, इतने परेशान हो गए हैं आप लोग पीडीएम को लेकर? बात ये है, वो कहते हैं ना, दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। हाँ। बात यह है कि इन बेचारों के पास अब रास्ता नहीं है सुमैया। अच्छा। मैं भी सुन रहा था दोनों को, पहले तो शेख साहब को कहते हैं जी को हल्कों में जाते हैं तो लोग कहते हैं इतनी करप्शन है, तो बताएं ना लोगों को, हमने लूट मार इतनी की, हमने टीटियां लगाई हैं, गोले वाले से पापड़ वाले से इतना इमराना हम लोगों ने डाके और चोरियां मारी हैं, जिस वजह से पाकिस्तान की आवाम जो है गरीब से गरीबतर हो गई और हम अमीर से अमीरतर हो गए। ये जो पीपल्स पार्टी और नून के नुमाइंदे थे इनसे पूछिए कि भाई आप लोग या आपके बच्चे क्यों गरीब नहीं हुए, पाकिस्तान के आवाम गरीब हो गए। और आज और जब ये गुर्बत की, महंगाई की, बेरोजगारी की बातें करते हैं ना, तो यकीनन मेरा हादसा निकल जाता है, जैसे पंजाबी कहते हैं ना हादसा निकलना। वो इसलिए इनको तो लोगों को तरकीब बतानी चाहिए कि भाई हमारे लीडरान ने दुनिया के हर कोने में किस तरह जायदादें बनाई हैं। हम देखिए बसरा साहब, ये डिबेट हो सकती है, लेकिन ऑपोजिशन वही काम कर रही है जो ऑपोजिशन को करना चाहिए। महंगाई तो आप लोगों ने की है और इतनी की है कि गरीब आदमी की चीखें निकल गई हैं। सुमैया, इनको मैं कहता हूँ कि महंगाई इशू है, बेरोजगारी इशू है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जिनकी बात आप कर रहे हैं ना, जब इनको ढील नहीं मिली, जाके आखिरी तौर पे जाके वहाँ माफिया मांगते रहे, जाके जुबैर साहब को भेज के, जब कुछ नहीं मिला इनको, अब नाम किसको दे दिए? महंगाई का। सिर्फ अपनी यानी कि पहला इत्तेहाद है, पहला लॉन्ग मार्च है, पहला जलसा जुलूस है जो सिर्फ इस बुनियाद पर हो रहा है कि हमारे मुजरिमों को छोड़ा जाए, करप्शन को जो के खिलाफ एहतजाज जो नैब कर रही है उनको मुदाखलत की जाए, और जिस तरह हम लोग बारियां लेते रहे इस तरह बारियां ली जाए। लेकिन इनको बड़ा क्लियरली कहा गया है कि बारी लेना तो आप जेल से लिखो ना, इमरान खान ने बारी लेना। अगर आप लोगों को, हुकूमत को ये चीजें बॉदर नहीं करती तो आप लोग रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं? देखिए, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं सुमैया, इनकी हकीकत बतानी आवाम को जरूरी नहीं कि जिस तरह ये वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, जिस तरह ये लोगों को बताते हैं कि हमारे दिल में बड़ा दर्द है कौम का, उनको ये बताना जरूरी है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, इनका नुक्ता नजर ना करप्शन है ना लूट मारे का, इनका एक ही है कि इनको एनआरओ दे दें, इनकी बातें मान लें, अदरवाइज नथिंग। आज अगर इमरान खान, सुन लें बात मेरी, मरियम नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दें, मुझे मौका दीजिएगा इसके बाद। जी जी। अच्छा, मुझे बात कर, अगर आज इमरान खान कह दें कि नैब के केसेस जो हो रहे हैं, जिस माजी में होता था, पहला ਤੁਹਾਡੀ बारी फिर साड़ी बारी, ये हो जाए तो अभी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इन्होंने तो बड़ी भरपूर कोशिश की है कि अच्छा मैं आऊंगी आपकी जानिब, क्योंकि अगर हम नैब के केसेस की बात करें ना तो उसका भी कोई नतीजा निकल नहीं रहा है, सिर्फ गिरफ्तारियां होती हैं फिर जमानतें हो जाती हैं। अभी तक अगर हम देखें तो केसेस बंद हुए हैं। ख्वाजा साद रफ़ी का केस हमारे सामने है, वो केस बंद किया गया। शाहिद खान अब्बासिया केस सामने है, हमारे सामने सारे केसेस हैं, मिसालें हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो अगर ये कहें ना कि हम इनके खिलाफ एहतसाब करें तो ऐसा नहीं हो रहा है, एहतसाब कोई हो नहीं रहा, सिर्फ ढक्को सलाह, मैं आई एम सॉरी टू से ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ढक्को सलाह हो रहा है और आवाम को बताया जा रहा है कि हम एहतसाब करें, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। खुरम साहब, आपका मौक़िफ़ लेती हूँ, ज़रा मैं कैसर अहमद शेख साहब से बात कर लूँ। कैसर साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, उस वक्त मुझे आपकी आवाज़ प्रॉपरली नहीं आ रही थी, कि मियाँ साहब ने 2 साल बाद खामोशी तोड़ी, मरियम नवाज साहिबा कई महीने खामोश रहीं, तो ये महंगाई तो हो रही थी, ये बेरोज़गारी तो बढ़ रही थी,
तो उस वक्त क़यादत क्यों नहीं जागी, क़यादत ने उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मुस्लिम लीग असम्बलियों में भी है, मेरे आप प्रोग्राम करते हैं, मैं एक ही बात करता हूँ कि मुस्लिम लीग क्या सिर्फ मुस्लिम लीग, हम मुस्लिम लीग को इलेक्ट होके आए हैं, हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग ने तो हर जगह वावेला किया है और ये कहा है इनसे कि आप अनाड़ियों, आपको किसी बात का पता नहीं है, कोई बात नहीं, आके चार्टर ऑफ इकानमी कर लो, बैठ के समझ लो हमसे। हमारे वक्त में 5.8% तरक्की हो रही थी, आज माइनस पे चला गया है। अच्छा। अगर करप्शन हमारे वक्त में हो रही थी, ये रोज एक ही अलार्म, शेख साहब एक सवाल, शेख साहब एक सवाल, 2 साल पहले मुस्लिम लीग नून समझती है कि गलत हैं इमरान खान साहब और मुकाबला उन्हीं से है। नहीं, हम क्या, हमारा तो कोई मुकाबला किससे है? ये इलेक्शन नहीं, मियां साहब कहते हैं ना, मियां साहब कहते हैं कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, उनको लाने वालों से है। तो ये बयानी की हिमायत करती है मुस्लिम लीग? बिल्कुल नहीं, मुस्लिम लीग तो देखे ना, जो कुछ इलेक्शन हुए हैं, हाँ। सब ने देखे। मैं आपको अपने चंडियोट में ना, कोई भी आप आज एक बात सुन लीजिएगा, मेरे इलाके में आ जाएं, मैं इलेक्शन जीता हुआ हूँ और क्योंकि देहाती मेरा जितना भी इलाका है वहाँ मेरा वाल चेकिंग भी नहीं करने दी। आज वाल चेकिंग हुई है। अच्छा। तमाम मेरे हारे हुए कैंडिडेट की तो वाल चेकिंग है। अच्छा। जीता हुआ एक भी मेरा अगर वाल चेकिंग आप दिखा दें, इस तरह इलेक्शन हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, सारे शामिल थे बीच में। जो कुछ मैं तो कह रहा हूँ कि मिसाल है ना कि आप आ जाएं, अगर किसी एक देहात में भी मेरा नाम भी लिखा हो, मुझे नाम लिखने की भी इजाजत नहीं थी। अगर इस तरह फिर तो आप लोगों को इस्तीफे पहले देने चाहिए ताकि री इलेक्शन हो, पता चले कि कितनी धांधली हुई है और जो सीटों पे लोग बैठे हुए हैं वो वाकई वोट लेके बैठे हुए हैं या नहीं। ये तो पहला डिसीजन तो मुझे लगता है कि आप लोगों का ये होना चाहिए। खैर पॉइंट, लेकिन खुर्रम साहब आप क्या ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं ये ऐड करना चाहूँगा, कैसर शेख साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया। देखें, जब हम धांधली की बात करते हैं तो मैं खुद विक्टिम हूँ इसका। अच्छा। सुमैया, मेरे हल्के में बड़ा मेरा क्लोज मार्जिन था, मैं PP8 से इलेक्शन लड़ा हूँ। चलें, आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं ये कह देता हूँ कि मेरे पास आज तक फॉर्म 42 जो है और फॉर्म 45 वो मेरे एजेंट्स को नहीं दिए गए और मुझे सादे कागज़ पर रिजल्ट दिया गया कि आप इलेक्शन हार गए। अगर मैं हार भी गया था इलेक्शन, जब तक मेरे पास प्रॉपर ऑफिसर का साइन शुदा सरकारी रिजल्ट थी तो मैं कैसे मान जाऊं? और आपने रिकाउंटिंग भी नहीं करने दी, इतना क्लोज मार्जिन था। आपने हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। तो इसमें कोई दो आरा नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन और धांधली वाला इलेक्शन था ये, जो RTS को बिठाया गया और अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया। अब मैं आपको बताता हूँ, बसरा साहब को मैं रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था। बसरा साहब ने कहा कि कोई फिक्र की बात नहीं है और वही पुरानी बातें कि चोर, लुटेरे, करप्ट लोग। और ये भाई, अगर लोग हमारे साथ नहीं हैं, अगर अवाम अपोजिशन के इत्तेहाद को राय नहीं देना चाहती, वो नहीं खड़ा होना चाहती, तो 2-3-4 महीने की बात है। दिसंबर जनवरी में सब कुछ बाहर आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है इस बात में। तो ये वक्त साबित कर देगा आपकी घबराहट फिर क्यों है अगर लोग हमारे साथ नहीं है। और दूसरी बात, NRO, मैं लातादाद दफ़ा मीडिया पे ये बात दोहरा चुका हूँ कि ये एक ऐसी ला हासिल बहस है NRO वाली। ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है, एक मीडिया पे आके बात करने के लिए। इनको जब कुछ नहीं मिलता तो चले NRO को छोड़ें, लेकिन जाहिर बात का जवाब दे दें। आईने पाकिस्तान में, आईने पाकिस्तान, एक मिनट सर, आईने पाकिस्तान में ये कहाँ लिखा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान NRO दे सकता है? बिल्कुल, वो बात तो मैंने की है, इस पर ये बहस कर सवाल तो लीजिए। मैं पूछ रही हूं और अगर उनके पास ये ताकत मौजूद ही नहीं तो वक्त ना जाया कीजिए, ना आवाम का ना बाकी लोगों। अच्छा, ये बड़े मजे की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती है कि ये इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा धांधली हुई, हालांकि उनकी हुकूमत बनी, फिर भी एक सूबे में उनकी हुकूमत है, फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है। लगारी साहब, 2013 के इलेक्शंस को PTI कहती थी कि धांधली हुई है। 2018 के इलेक्शन में तो मार्जिन इतने थे कि वहां धांधली कुछ कर नहीं सकी। चले आप ये कह रहे हैं ना, ये आपका मौक़िफ़ है, मैं आपके मौक़िफ़ की इज्जत करती हूं। नहीं, एक सेकंड, होल्ड ऑन। हम हमेशा ये कहते रहे कि लोग धांधली करके आते रहे और हम धांधली के बावजूद आते रहे, हमारा ये क्लेम है। चलें, आपका क्लेम अपनी जगह है, लेकिन बावजूद उसके आपकी हुकूमत भी है। लगारी साहब, पार्टीज जो नहीं जीतती वो हमेशा धांधली का इल्जाम लगाती हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल ये है कि यही पार्टी, सारी सियासी जमातें इलेक्शन रिफॉर्म क्यों नहीं करती, इस पर बात क्यों नहीं करती? इसलिए कि जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार होती है उसको बात समझ में नहीं आती। कैसर अहमद शेख साहब मेरे बहुत पुराने, तकरीबन हमारा ताल्लुक़ 40 साल से, जब कराची में ये चैम्बर के सदर हुआ करते थे तब से हमारा इनके साथ न्याज़मंदी है। और वो चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हैं तो इसलिए उनके साथ तो ये बात की जा सकती है
कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती रही है और उनका जीतना भी कभी इन क्वेश्चन हुआ करता था, तो उस वक्त तो कहा जाता था कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। बिल्कुल ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ 90 में, ऐसा हुआ पहले तो गैर जमाती इलेक्शन हुए, फिर ऐसा 90 में हुआ, फिर ऐसा जो है वो 92 में हुआ, फिर ऐसा जो है वो 97 में हुआ। जो सियासी जमातें हैं ना, ये इनका काम था, ये अगर उस वक्त ही हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि एक बात चल रही थी पीपल्स पार्टी के साबका दौर में, जो रिसेंट दौर था उसमें, कि जी हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। आपको पता है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होने के बावजूद 62-63 खत्म करना चाहते थे। जरदारी साहब के ये खिलाफत राशिदा के दौर के सहाबा के को सामने लाने की बातें हो रही हैं। ऐसा नहीं है, किरदार आज के लोगों का अगर आप उनको उस मयार पर देखेंगे तो शायद कोई भी नहीं होगा। हम गुनाहगार लोग हैं, लेकिन 62-63 का जो मयारात रखे गए थे वो ऐसे नहीं थे कि उनको कोई फिल्म करता, और वो इसको तब्दील करना चाहते थे। ये नहीं है कि धांधली की इजाजत होनी चाहिए, ये नहीं है कि करप्शन की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन ये तो ऐसे 2 आर्टिकल ऐसे हैं कि जो किसी को भी नुमाइंदगी नहीं दे सकते। ये सब लेकिन वो राजी नहीं हुए थे। मैं ब्रेक ले लूँ, गाजी साहब यहाँ पर रुकिएगा, ब्रेक में ले लूँ, लेकिन मैं ये सवाल जरूर छोड़ के जा रही हूँ, वापस आके पूछूंगी कि जो जमात इक़्तिदार में होती है वो इस तरह के कवानीन में तरमीम या इलेक्शन रिफॉर्म्स ये करने पर क्यों आमादा नहीं करती अपोजिशन जमातों को, और अपोजिशन जमातें भी हुकूमत से मुतालबा क्यों नहीं करती कि ताकि वो अगले इलेक्शन में ये कह सकें कि हाँ ये फेयर इलेक्शन हुए हैं। तो इस सवाल को हम उठाएंगे इस ब्रेक के बाद दोबारा। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले वो सवाल जो मैंने उठाया था वो सवाल फिर से करूंगी, और मैं ये सवाल पहले कैसर अहमद शेख साहब आपसे करना चाहूंगी। जब 2013 में आपकी हुकूमत बनी तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया, 35 पंचरों का इल्ज़ाम लगाया, ये कहा ये फेयर नहीं हुए इलेक्शन। उस वक्त आपकी हुकूमत थी, अगर आप चाहते तो 2018 के इलेक्शंस में आपको कोई शुकूक शुबात ना रहते तो आप लोगों ने इलेक्शन रिफॉर्म्स कराने थे, क्यों नहीं तवज्जो देते इस तरफ आप तमाम सियासी जमातें? जी बिल्कुल असमिया, आपने दुरुस्त कहा। उस वक़्त यही तय हुआ कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हों। जिन 4 सीटों पे पीटीआई ने बहुत ज़्यादा वावेला मचाया, वो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस इलेक्शन में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग 4 हल्के जीते। तो वो तो एक बहाना था, एक बात थी, और वो चारों सीटों पे दोबारा इलेक्शन भी करा दिए गए, उसकी वजह से उन्होंने धरने दिए। और फिर जो ये तय हुआ ना इलेक्शन रिफॉर्म्स का, शेख साहब मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हमारे साथ साजिद अहमद साहब मौजूद हैं MQM पाकिस्तान से, ज़रा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। साजिद साहब, वैसे तो अभी इलेक्शन रिफॉर्म पे बात हो रही है, लेकिन ज़रा मैं आपसे उन रैलियों की बात करना चाहूँगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसलिए इतवार को रैली निकाली क्योंकि उनका ये कहना था कि MQM पाकिस्तान लसानियत को फ़रोग दे रही है और ये बिला वजह की रैलियाँ निकाल रहे हैं, और आप लोग तो इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के, तो ज़रा ये क्लियर करें क्या मामला है ये? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। देखिए बिल्कुल रैली निकाली कराची के हवाले से, और हैदराबाद के अंदर रैली निकाली, और दोनों रैलीज के अंदर कराची के लोगों ने और हैदराबाद के लोगों ने साबित कर दिया, बल्कि ये एक रेफरेंडम साबित हुआ कि हाँ अब पूरे पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनने चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि अगर मिसाल ये कहती है, आपने कहा कि हम सियासत कर रहे हैं, लसानियत की सियासत, तो मेरे ख्याल में मुझे आपकी आवाज़ प्रॉपरली नहीं आ रही। साजिद साहब आपको रिकनेक्ट करते हैं ताकि आपकी बात समझ में आ सके कि आप क्या कह रहे हैं। खुरम साहब, आप लोगों की तो हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की तो हुकूमत है, क्या ज़रूरत पेश आई आपको रैली निकालने की और एहतजाज करने की, खुद जबकि कि आपको लग रहा था कि इनकी रैली इतनी कामयाब नहीं थी, तो क्या ज़रूरी था जवाब देना MQM पाकिस्तान को?
बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले कर्ज कर दूं भी, आपने पहले फरमाया है कि जब आप खुद गवर्नमेंट में तो आप फिर आप कहते हैं धांधली भी हुई, तो मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए 1988 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म बनी पाकिस्तान की, तो ये वो ऑन रिकॉर्ड थी कि 88 का जो इलेक्शन है बेशक वो इक़्तिदार में आई हैं पर इसमें भी धांधली करके हमारी बहुत सारी सीटों को ख़त्म किया गया। तो मैंने कहा रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं कि हम हमेशा ये बात करते रहे, और सवाए 1970 के इलेक्शन के इस मुल्क में कोई इलेक्शन नहीं, तो काम तो नहीं किया ना, लेकिन काम तो नहीं किया, बात तो सब करते हैं। काम बिल्कुल सब करते हैं, वो हुआ नहीं हुआ किसकी कोताही है ये एक लंबी बहस है, लेकिन मैं सिर्फ रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहा हूँ कि 1970 के बाद से कोई इलेक्शन इस मुल्क ने साफ शफाफ नहीं देखा। जहां तक बात रही जी गोया आप मान रहे हैं कि 1977 के इलेक्शन जो थे वो धांधली के इलेक्शन थे? मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि 1977 में भी लोगों ने कहा कि धांधली हुई है, जिसमें कोई उंगली, मैं ये बात कर रहा हूं जो उंगली किसी ने नहीं उठाई वो सिर्फ 1970 का इलेक्शन था, और ये हकायक की बातें, उस पर भी लोगों ने उंगलियां उठाई कि धांधली हुई। 77, 78 में भी ये आवाज उठी, सवाए 1970 के इस मुल्क में कभी ये नहीं कहा गया कि इलेक्शन शफाफ हुए। और मैं ये बात आपको इतनी दिहाइयां गुजर गई, लोग कहते रहे लेकिन रिफॉर्म्स नहीं हुई, और अभी तक नहीं हुई, हम 2020 में बैठे हुए हैं। बिल्कुल होने चाहिए रिफॉर्म्स। अब जहां तक बात आपने की रैली की MQM की, तो बिल्कुल जी इनका हक है, हर सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो जो अपना नुक्ता नज़र है उसके लिए अगर वो जाना चाहते हैं पब्लिक में तो जाएं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जो सूबा बनना है कहीं भी, उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो उस सूबे की प्रोविंशियल असेंबली है उसमें पहले वो जाए, उसने इनिशिएट करना है, वहाँ पे अगर 2/3 अक्सरियत मौजूद है उसके बाद ये मामला जाएगा मरकज़ में, नेशनल असेंबली में और सेनेट में। ये है तरीका। सही है। और जहाँ तक बात है सूबा बनाने पे गुजारिश कर दूँ, देखें जहाँ पर डिवीज़न है या आरा मुख्तलिफ आ रही हैं उसको भी हमें मद्देनज़र रखना होगा। उसकी एग्जांपल मैं यूँ दूँगा आपको कि जनूबी पंजाब का नारा लगा, जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ हमने नहीं सुनी। हज़ारे की बात हुई सूबे की बनना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनी। अगर सिंध में आवाज़ आ रही है तो उसका मतलब है इसको मिल बैठ के डिसाइड करना होगा। और मैं अगेन ये कहूँगा कि ये चीज़ रैली से या जलसे से साबित नहीं कर सकते, ना ये मसला। अच्छा, अगर आवाज़ उठ रही है, अगर आवाज़ उठ रही है तो खुर्रम साहब क्या समझना ज़रूरी नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में समझ ले इस चीज़ को कि आखिर क्यों मामला इस तरह के उठ रहे हैं? देखें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं सुमैया, कि जब भी सूबे बनने हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर बनने हैं। अच्छा, इलाकाई बुनियादों पर, एथनिक बेसिस के ऊपर सूबे नहीं बनने चाहिए। और पीपल्स पार्टी का एक वाज़ेह स्टैंड है कि हम वहाँ की एक सरती जमात हैं और हमारा ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पर सिंध जो है उसकी हमें तकसीम बर्दाश्त नहीं है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है पीपल्स पार्टी का। किसी दोस्त का और पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत अच्छी बात है, उसका होगा, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी। चलें, आपका पॉइंट आ गया, अब मैं आपकी ही इसी पॉइंट का जवाब ले लेती हूं। अगर किसी सियासी जमात को सूबा बनाने का शौक है तो गो टू द प्रोविंशियल असेंबली, वहां पे लेके आए, जो तरीक़ाकार है उस पर अमल करें। राइटली पॉइंट टेकन। साजिद साहब, ये जो कहा है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, जो खुर्रम साहब कह रहे हैं उनको सूबा बनाना है और आप लोगों का ये मुतालबा है, तो जो तरीक़ाकार है उस पर अमल करें। इस पर एहतजाज और रैलियां निकालने की क्या जरूरत है? अच्छा, देखिए कि ये रैली और ये एहतजाज की जरूरत इसलिए पेश आई कि इसमें कोई शक नहीं कि कराची की रैली, हैदराबाद की रैली एक रेफरेंडम साबित हुई है। अच्छा, लोगों की ख्वाहिश ये है कि कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान सूबे बनाने या सूबे बनना कोई जुर्म नहीं है, कोई गद्दारी नहीं है, आइन सब कुछ है। अच्छा, दूसरा ये कि भी गुज़श्ता का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने रैली निकाली उसमें शेख रईस साहब ने कहा कि MQM पाकिस्तान तकसीम की सियासत ये तकसीम करना चाहते हैं, तकसीम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में 12 और 13 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है, के अंदर हुकूमत है इनकी, इसमें नहीं, मुझे एक बात बताइए कि MQM पाकिस्तान जो कि वैसे ही बिल्कुल टूट फूट गई, खुद MQM ने नुकसान पहुंचाया, वो इस तरह की बात कैसे कर सकती है कि जितनी लाशें गिरानी है गिरा दो, सूबा तो हम बना के रहेंगे? ये किस तरह का तर्ज, मतलब किस तरह का आप लोगों की बात करने का तरीका है? आमिर खान साहब ने कहा है। देखिए, जिस तरह से अभी निकाली और वहाँ जो मुकर्रीन उन्होंने खिताब किया कि तकसीम करना चाह रहे हैं MQM सिंध की सियासत में या सिंध को, अर्बन रूरल को। इस 12 साल 13 साल दौर के दरमियान
पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सिंध को ऑटोमेटिक तकसीम कर दी है। अच्छा। इस तरह से एक रूरल मेरिट का काबिल किया, तमाम रूरल के लोगों को अर्बन में जॉब दी। अच्छा। जॉब दी दें, तो इस तरह बिल्कुल जो डेवलपमेंट के काम गुज़श्ता 12 साल के दौरान हुए भी नहीं हुए, ना होने के बराबर कुछ हुआ ही नहीं। मैं ये समझता हूँ ना। तो आपको लगता है कि मुहाजिरों का हक खाया गया है, इसलिए उनको सुबह मिलना चाहिए, लेकिन ये कौन सा तरीक़ाकार है कि हलक से निकालेंगे हम सुबह? ये मैं पूछ रही हूँ। नहीं मैं आपको बता। हाँ। NSP अवार्ड मदनी फंड मिला, NSP अवार्ड की मदनी फंड मिला, उसमें तरीक़ेकार से मिसाल के तौर पर जब सूबे को देगा तो उसमें चीजें ये है कि आप आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर साहब, बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे समझ में ये आया है, आपकी बात से मुझे ये समझ में आया है कि जो हक था जो महाज कराची के लोगों का, वो उनको पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया, जो कि देना चाहिए था। ये लसानियत अगर कोई कर रहा है और अगर वाकईतन ये किसी की तरफ से भी हो रही है तो ये नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई लोग ये समझते हैं कि हमारा हक खाया जा रहा है तो उनकी बात को समझना होगा, बैठ के सुनना होगा। अगर लोग बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरियां नहीं हैं और उनको लगता है कि उनकी नौकरियों को खाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चीज़ रुकनी चाहिए। लगारी साहब, यहाँ पे ज़बान, नस्ल, ज़ात, इस चीज़ से हटके लोगों को उनके हुकूक मिलने चाहिए। जो जिस शहर का शहरी है उस शहर की हुकूमत की जिम्मेदारी है, उस सूबे की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनके हुकूक उनको दिलवाएं। उसके लिए एहतजाज करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। नहीं, एहतजाज होता है और एहतजाज किया जाता है जब लोगों के मसाइल हल ना हो रहे हों। ये बहुत अहम बात है कि कराची को एक बहुत नज़रअंदाज किया गया। कराची में डेवलपमेंट नहीं हुई, कराची में मास ट्रांजिट का मसला है, कराची में पानी का मसला है, कराची में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर का बड़ा मसला है, कराची में बहुत ज़्यादा मसाइल, इतने संगीन मसाइल हैं कि पाकिस्तान के किसी और शहर में इतने संगीन मसाइल नहीं हैं। और कराची के मसाइल हल करने में भी कोताहियाँ हुई हैं, और कोताहियाँ हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हुई हैं और MQM से भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि MQM से नहीं हुई हैं, लेकिन जिस सियासत की बात की जा रही है, जिस तरह के तर्ज अमल को किया जा रहा है, पिछले 35 साल में हमने हज़ारों लाशें उठाई हैं भाई। और कौन बता सकता है कि अजीम अहमद तारिक को किसने कत्ल किया? यही तो बात है ना, सकता है कि ये बहुत बड़ी डिबेट है और मेरे पास टाइम कम है। वलीद को किसने कत्ल किया? कौन कह सकता है? ये सारे लोग जो मारे जाते रहे हैं, और ये कि उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी के सबसे ज्यादा नुकसान उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी के लोगों ने। यही पॉइंट है, एक पॉइंट ले लूं खुर्रम साहब, ये कहा जाता है, ये आम बहस होती है, सरकारी इदारों में आपको नौकरी नहीं मिल सकती, यहाँ जुबान का मसला है, क्यों ये बात की जाती है? देखें सुमैया, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो मोहतरम भाई MQM से बात कर रहे थे, मुझे आवाज़ उनकी नहीं आ रही थी, मैं ज़्यादा समझ नहीं पाया वो क्या कह रहे थे। सही है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपका एक मुतालबा है, अगर आप सूबे पे आना चाहते हैं तो बिल्कुल ये आपका जमहूरी हक है, आप अपनी आवाज़ उठाइए, लेकिन खुदा का वास्ता है इसको महाजर और एंटी महाजर ना बनाइए। पहले इस लफ्ज पे इस बात की वजह से बड़े, जिस तरह लगारी साहब ने कहा, बड़ी लाशें उठाई। पॉइंट है कि मैं ब्रेक ले लूं, बहुत देर से मुझे ब्रेक, आपका पॉइंट आया, आपका पॉइंट आया कि इसको महाजर एंटी महाजर ना करें, बिल्कुल सही, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपके वक्त का भी, कैसर अहमद शेख साहब आपके वक्त का भी। ब्रेक हमें लेना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। कुछ बात कर लेते हैं अब प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में कि पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म इमरान खान की आज 68वीं सालगिरह है, तो उनका आज यौम पैदाइश है और उनके करियर पर एक स्पेशल रिपोर्ट मुरतब की गई, आपको दिखाते हैं। हैप्पी बर्थडे खान साहब। लगारी साहब, ज़ाहिर इमरान खान साहब, जैसा आपने शुरू में बात की थी कि एक तब्दीली का नारा लेकर आए, बड़ी उम्मीदें थी और कुछ लोगों को तो अभी भी बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन आज उनका ज़ाहिर बर्थडे है, तो आज के दिन पर आप क्या कहना चाहेंगे? हैप्पी बर्थडे टू इमरान खान। मैं तो ये कहूँगा, बाकी ये कि सियासत के अमल में कौन ताक़ू में रहा और कौन सरे राह गुजार, शहर के सारे चरागों को हवा जानती है। क्या बात है। और
इमरान खान साहब बहुत नाज़ों से पले, बड़े नाज़ों से उनने क्रिकेट खेली और बड़ी नाज़ो अंदाज के साथ जो वो सियासत में आए और बड़े बड़े नाज़ो अंदाज से वो सियासत के अमल में एक वोट उन्होंने दिया था मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत को और उसी एक वोट से वो जीती थी। जब जनरल मुशर्रफ ने हमारे जनाब जमाली साहब को, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली को वज़ीर आज़म बनाया था, तो एक अकेला वोट जो जिसकी वजह से वो हुकूमत बनी थी वो इमरान खान का। और उसके बाद जो है इमरान खान साहब ने बड़ी बड़ी बातें की थी। उनके हम माजी का रिकॉर्ड देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और आज की गुफ्तगू सुनते हैं, उस वक्त का नैरेटिव देखते हैं और आज का आपका नैरेटिव देखते हैं। तो यही लगारी साहब, यही चीज़ एंड में मैं भी कहना चाहूँगी, आपका पॉइंट आया क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है नाजरीन। तो बस यही कहना चाहेंगे खान साहब, आज आपका बर्थडे है और एक बड़ा दिन है आपके लिए, तो हम आपके लिए बेस्ट विशेस तो रखते हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि जो आपने ख्वाब दिखाए थे आवाम को वो आप पूरे भी करेंगे। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।